हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ एनालिसिस का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैं आपको जो हमारा डिस्कशन चल ही रहा था पार्ट नंबर 3 में फोर्स मेथड और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड्स है उनका मैं लिस्ट बताने वाला हूँ एंड फिर और भी थोड़ा हम लोग टेक्निकल डिस्कशन करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। Okay, so this is part number 4. Force methods और displacement methods। फोर्स मेथड में क्या क्या है आप देख लो। फोर्स मेथड में है कैस्टिग्लियानोस मेथड या कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। थ्योरम ही लिख रहा हूँ मैं या मेथड लिखूँ, मेथड ही लिख देता हूँ चलो। दूसरा है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी मेथड और है आपका एक्चुअली कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम जो है उसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। फिर है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। फिर है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। फिर आगे है चलो इसको नेक्स्ट में लिखता हूँ, थ्री मोमेंट्स थ्योरम। थ्री मोमेंट थ्योरम। फिर है कॉलम एनालॉजी। उसके बाद है वर्चुअल वर्क मेथड। या फिर इसको आप बोल सकते हो यूनिट लोड मेथड। फिर लास्ट में है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये तो हुए फोर्स मेथड जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, शायद सारे मेथड्स हमारे स्कोप में भी नहीं है। एनीवेज उसके बाद यहाँ पे इसमें सबसे पहले आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बहुत फेमस है ये। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं हार्डी क्रॉस मेथड। या फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फिर है आपका कैनीज मेथड। फिर है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड है। इसके बाद आएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और इसी मेथड पे स्ट्रेट प्रो डिजाइन किया गया है।
ठीक है, तो ये सारे कुछ लिस्ट ऑफ मेथड्स है जो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंडर आते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ चल रहा होगा कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हमको क्यों चाहिए, है ना। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या डिटरमिनेट से काम नहीं बन रहा था? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि उसमें डेप्थ कम प्रोवाइड करना पड़ता है हमको, बेंडिंग मोमेंट कम आता है, डेप्थ कम प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और क्योंकि डेप्थ कम है तो डिफ्लेक्शन भी कम आएगा, और डिफ्लेक्शन कम आएगा तो फेलियर के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं बताने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल का हेल्प ले रहा हूँ। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम आप मान लो, तो ये डिटर्मिनेट है, तो लोडिंग यूडीएल है। तो इसमें कैसा होता है बेंडिंग मोमेंट? अगर मैं आप सबको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, और इस सेक्शन में यहाँ पे होता है हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट, है ना, यहाँ पे होता है हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट। तो अगर मैं आपको ये लिखूं कि बेंडिंग मोमेंट मैक्स, तो वो होगा WL²/8। ठीक है, और अगर मैं डेल्टा लिखूं, डेल्टा मैक्स, वो होगा 5/384 WL⁴/EI। ये सब आप कर चुके होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यूज कैसा आ रहा है। और इसी का अगर मैं कंपिटिटर एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जहां पे W kN/m लग रहा है लोड तो ये कैसा होगा? ये कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे हॉगिंग है, हॉगिंग मोमेंट, यहाँ पे हॉगिंग है। अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, और यहाँ पे होगा टेंशन। कहाँ पे टेंशन होगा? इस जगह पे और इस जगह पे। अगर मैं इस पार्ट का वैल्यू बताऊँ, इस पार्ट का जो वैल्यू है वो होता है WL²/12, और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज WL²/24। तो आप देख सकते हो जो हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर में वो एंड्स में आ रहा है, और वो कितना आ रहा है? WL²/12, और यहाँ पे कितना आ रहा है? WL²/8। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो काफ़ी कम है। तो अगर हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कंपेयर ना भी करें, अगर हम लोग मिड स्पैन के बेंडिंग मोमेंट को कंपेयर करते हैं तो वो 1/3 है अगर देखा जाए तो, है ना, क्योंकि WL²/8 है यहाँ पे मिड में, यहाँ पे WL²/24 है, तो सब्सटेंशियली कम है। इफ वी टॉक अबाउट डेल्टा मैक्स, डेल्टा मैक्स सिंपली 1/5 है, तो 1/5 WL⁴ डिवाइडेड बाई EI। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेंडिंग मोमेंट, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट कम है इसलिए वी हैव टू प्रोवाइड
we have to provide less depth for the beam, hence economical. हेंस इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल है क्योंकि हमको लेस डेप्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लेस बेंडिंग मोमेंट है ना, बेंडिंग मोमेंट लेसर है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट कम है, इसलिए वी हैव टू प्रोवाइड लेस डेप्थ, या लेसर आप लिख सकते हो, है ना, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, लेसर डेप्थ फॉर द बीम एज कंपेयर टू द सिंपली सपोर्टेड या फिर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्योंकि डेप्थ कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तो फेलियर के चांसेस भी कम रहेंगे। ओके, आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीधा मेथड्स में एंटर करेंगे, या कुछ और भी और डिस्कशन रहेगा तो हम लोग पहले वो निपटा लेंगे एंड देन वी विल एंटर द मेथड्स। ठीक है, तो पहले आपको लिस्ट भी लिख पाना है मुझे स्लोप्स और डिफ्लेक्शन का, है ना। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन, या फिर जो भी पहले सेशन से आपको पसंद आया होगा या आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, बाय बाय।